हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, डिमांड आ रही थी कि 11th क्लास के बच्चों की तरफ से सर आप पूरा ध्यान 12th क्लास के बच्चों की तरफ देते हो, हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। तो उनके लिए जो टर्म 2 की प्लानिंग है, टर्म 2 की स्ट्रेटेजी है, तो उसमें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ताकि 11th के जो बच्चे हैं वो भी अपना स्कोर जो है उसी हिसाब से कर सकें जैसा वो चाहते हैं। अब टर्म 2 का रिजल्ट देखिए, आप डिफरेंट स्कूल में हैं। क्लास 12th के बारे में तो फिर भी मुझे थोड़ा आइडिया था, बोर्ड एग्ज़ाम था, बहुत से बच्चों ने अपने मार्क्स शेयर किए। अब आपका अलग अलग स्कूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है, टीचर्स का सोचना भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कई बार ऐसा होता है जो सीबीएसई सिलेबस है पूरा उसी को फॉलो करते हैं, कई बार कुछ चीज़ें अपने हिसाब से डिलीट कर देते हैं, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बात करूँगा पूरा सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से बात करूँगा ताकि सबके लिए स्टैंडर्ड रहे। आप अपने स्कूल के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो आपको करवाया गया होगा वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई चैप्टर हो सकता है कि आपको थोड़ा कम वेटेज का कर दिया जाए, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा वेटेज का कर दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स की सोच कि भाई वो आगे 12th क्लास के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से कई बार थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आपके स्कूल में हो सकते हैं। तो अगर हम सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो सबसे जो पहला टॉपिक है आपका वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक आता है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में अगर आप उसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाते हो। डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आप उसमें मतलब बड़ा आपको मज़ा आएगा कि अगर आप, लेकिन मेन बात है कि आप सारा जो बेसिक्स है उसको आप समझ पाओ। बेसिक्स क्लियर होने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप प्रोबेबिलिटी पर जाओगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं अभी प्रोबेबिलिटी पे आऊँगा जब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है 6 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद फिर है कैलकुलस। कैलकुलस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वेटेज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं 12th के हिसाब से बात करूँ तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर कैलकुलस, सेकंड कैलकुलस वहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड था। एक बार 6 मार्क्स का था फर्स्ट टर्म के अंदर, और सेकंड टर्म में 9 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का वो चैप्टर है। और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने 11th में कैलकुलस में क्या पढ़ा है। अगर आपने 11th में कैलकुलस नहीं पढ़ा तो यकीन मानो कि आप 12th में कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपने बाकी के चैप्टर 11th में थोड़े बहुत भी करें ना, काम चल जाएगा कि आप 12th में उसको कैच कर लोगे आराम से, उसको आप कर सकते हो उसमें। लेकिन अगर आपने कैलकुलस 11th का नहीं करा तो फिर आप 12th में भूल जाओ कि आप कैलकुलस को कर भी पाओगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं 12th क्लास में, बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास जिन्होंने कैलकुलस 11th में नहीं करा था। अब उनको क्या करना पड़ रहा है, पहले 11th के वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, 11th के कंसेप्ट समझने पड़ रहे हैं, फिर जाके वो 12th का कैलकुलस कर पा रहे हैं। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। अभी आप लोग 11th में हो, आपका सिलेबस है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, हर एक चीज़ समझना, बेसिक कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। यहाँ पर आपने कैलकुलस में अगर पकड़ बना ली तो आपको 12th क्लास में कैलकुलस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोई भी इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करे। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना कि भाई आप जैसे प्रोबेबिलिटी हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वाकई अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ था ही नहीं। आपने 8th में पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी, 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। सिंपल अपना टोटल आउटकम नीचे रखो, फेवरेबल आउटकम ऊपर रखो, आंसर आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया, वर्बली सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब उस बच्चों की दुनिया से निकल के थोड़ा मेच्योर दुनिया में आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, और उसका बस आपने अभी तक 1% भी मैं कहूँ कि नहीं पढ़ा होगा। तो कुछ उसकी शुरुआत अब आपकी 11th क्लास से होने वाली है। उस प्रोबेबिलिटी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ से जो बिल्कुल आसान आसान चीज़ें थी ना उनसे निकल के थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कि एक चीज़ पहले हो चुकी है तो दूसरी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी के अंदर, बहुत कुछ है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। दोनों चैप्टर आप कह सकते हो कि लिंक्ड हैं। अगर आपने P&C नहीं करा हुआ है तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में, कंसेप्ट आप समझ जाओगे, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से, स्पेशली कॉम्बिनेशन,
इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। प्रोबेबिलिटी को भी समझ नहीं है, वास्ट टॉपिक ये हो गया है, और 12th क्लास के अंदर भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है, 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर, तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से करना, समझना, ठीक है। और बेसिक्स को अपने स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग करके चलना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। 12th क्लास में भी 15 मार्क्स की इसकी वेटेज है, 11th में भी 15 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ोगे, एन्युटी के बारे में हम जानेंगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो हैं टैक्स देते होंगे, वो कैसे कैलकुलेट होता है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स होता है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। यूटिलिटी बिल्स, आप जो बिल्स भरते हो बिजली के, पानी के, गैस के, कैसे उनको रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको देखनी होती है, ये सब आप पढ़ोगे। बड़ा मतलब आपको ये पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, और आप अपने जो घर के जो बिल्स वगैरह है ना, वो भी आप समझ जाओगे कि उसमें क्या क्या लिखा होता है, उनका मतलब क्या क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, बिल आया, कितने का बिल आया, इतने का बिल आया, बिल भर दिया, काम खत्म। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किस किस का बिल कैसे जनरेट होता है, इस सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5 मार्क्स का चैप्टर है, वेटेज इसकी कम है, लेकिन करना तो हमें सारा ही कुछ है। तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये 3 टॉपिक इसके अंदर हैं। इनकी इक्वेशंस कैसे बनानी है, और इनकी इक्वेशन से हम अलग अलग सिचुएशंस में मतलब समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन आप कैसे बनाओगे, सर्कल कैसे बनाओगे, सर्कल दिया हुआ है तो सेंटर कैसे हम फाइंड करेंगे, पैराबोला का कर्व क्या होता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। अब ये जो सारा का सारा कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि अभी मुझे अपलोड करना है, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है क्योंकि वो स्टार्टिंग के वीडियो थे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो कुछ वीडियोज़ के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंसेप्ट को समझने में। तो सारा का सारा कंटेंट है, उसकी कंटेंट की आप चिंता मत करो। पैराबोला लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, उसके बाद मैंने पैराबोला के जो वीडियोज़ हैं वो भी डाल दिए हैं। अब मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो जिसके स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने जो YouTube वीडियोज़ हैं उसके थ्रू बड़े आराम से सारे के सारे चैप्टर्स कर सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ और नया कंटेंट आप सबके लिए लाने के लिए, स्पेशली जो CBSE हैंडबुक है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी के स्कूल में CBSE हैंडबुक को भी प्रेफर किया जा रहा हो, तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ से, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से करेंगे। और इसके अलावा जो भी और एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए भी 12th के साथ साथ आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा मटेरियल ला सकूं, और आपको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले कि सर 12th के ऊपर ही ध्यान देते हैं, 11th के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या क्या चैप्टर्स पे फोकस करना है, कैसे करना है। फिर बता रहा हूँ कि आपको एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर आपके लिए 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। सभी को बहुत अच्छे से करो। आपने फर्स्ट टर्म के अंदर कितना किया है, कितना नहीं किया, डजेंट मैटर। आपके मार्क्स वहाँ पर कम है तो यहाँ पर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। आपके मार्क्स पहले से बहुत अच्छे चल रहे हैं तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करो। 11th का जो रिज़ल्ट है उसका कोई इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि आप एक कॉन्फिडेंस गेन करके जाओ 12th क्लास के अंदर कि हाँ भाई आपने एक अच्छा स्कोर किया 11th में, तो 12th में भी आप एक अच्छा स्कोर करने की उम्मीद अपने आप से रख सकते हो। साथ में आपके टीचर्स भी, पेरेंट्स भी आपसे उम्मीद रखेंगे हाँ 12th में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर आप वही कम मार्क्स लेके जाते हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है कि भाई मार्क्स मेरे कम आए हैं तो 12th में मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर मैं कंपेयर करूं 11th और 12th के मैथमेटिक्स को, अप्लाइड मैथमेटिक्स को, तो 11th का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू 12th। तो अगर आप 11th का स्कोर कर लेते हैं ना बहुत अच्छा, तो 12th में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि सिलेबस वहाँ इसके मुकाबले 11th के मुकाबले कम है। और कुछ चैप्टर्स में कहूँ तो कंपेरेटिवली 11th के मुकाबले आसान भी हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें। बहुत से बच्चों के मन में ये आता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके सर गलती तो नहीं कर दी। बिल्कुल आपने गलती नहीं करी है, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। बहुत बहुत काम आने वाला है आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्यूचर में। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या ह्यूमैनिटीज़ से हैं या आपके पास नॉन मेडिकल साइड है साइंस में, तो आप सबके बहुत काम आने वाला है। आप लोगों को अपने इस डिसीज़न पे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों लिया।
बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करो, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो और बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, उसकी टेंशन नहीं मत लो। ऑल द बेस्ट सभी को आपके टर्म 2 के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर 12th क्लास में आपसे फिर एक बार स्ट्रेटेजी वीडियो में मिलेंगे कि आप 12th क्लास की स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से बनानी चाहिए जो सेशन के स्टार्टिंग में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।